चौधरी जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ बड़ा खुश हाँ। अरे क्यों काले पुत्र, मैंने कौन सा तुम्हारा दूजा ब्याह करवा दिया है? चौधरी जी बहुत मखौली है जे ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, बड़े लश पश रहंदे ने सहाफी। ओए नहीं बदबख्ता जाहिला, दो जमातें पढ़ जाता तो तुझे इल्म होता। मैंने उसको ये साफी नहीं बनाया। जो साफी गाड़ियों के लिए काम करते हैं, रिश्वत के लिए काम करते हैं, मैंने मुल्क पर जान निसार करने वाला साफी बनाया है, सच बोलने वाला साफी बनाया है। ऐसे साफी थोड़ी बनाया है मैंने। मुझे बात बता काले, मैंने गांव में किसी बंदे के साथ कभी ज्यादती होने दी है? बता। नहीं जी नहीं चौधरी साहब, तुसी कदी किसी ने जुल्म ज्यादती नहीं होने देती। तो बता फिर। और जो बंदा अपने लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने देता, वो अपने पुत्र को बददयानत और पैसे का लालची बनने देगा? मैंने अपने पुत्र आतिफ को बासूल इंसान बनाने की तरबियत दी है। उसको गाड़ियों के लिए, पैसों के तमे के लिए नहीं पढ़ाया और साफी बनाया। उसे मैंने साफी बनाया है कि वो अपनी बात पे डट जाए, जैसे हमारे अजीम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना डटे रहे और पाकिस्तान बनाया। इसी तरह मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र आतिफ बेटा अपने सूबों पर कायम रहेगा। वो जान तो दे सकता है, लेकिन काले याद रख, वो कभी भी किसी लालच में अपने आप को झुकने नहीं देगा। सर ये एडिटर साहब कॉल पे हैं, वो कॉलम के हवाले से आपसे बात करना चाहते जी लशारी साहब, आज कैसे याद आ गई हमारी? रिंद साहब, आपने बेवफाइयां शुरू कर दी हैं। हमारी क्या मजाल लशारी साहब कि आपसे बेवफाई के मुर्तकिब हों। आप तो हमारे हल्का खास में शामिल हैं जनाब। रिंद साहब, मेरे पीए ने मुझे बताया है कि आपके अखबार में पिछले हफ्ते मेरे खिलाफ एक कॉलम छपा है। इतनी हैरानी मुझे उस कॉलम छपने पे नहीं हुई जितनी हैरानी मुझे इस बात से हुई है कि वो सब कुछ आपकी निगरानी में हुआ है। आप शायद आतिफ के कॉलम की बात कर रहे हैं। अरे जनाब, वो लड़का नया नया जर्नलिज्म की फील्ड में आया है, पुरजोश है, पुरअज़म है, ईमानदारी का कीड़ा है अभी उसमें। अमली जिंदगी के हकायक जल्द ही उसका ये जोश ठंडा कर देंगे, फिर वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे। आप परेशान ना हो, वो रूटीन का एक कॉलम था जिसमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई है। आइंदा मैं एहतियात करूंगा। बच्चा है तो उसे कहें पहले पाँव पाँव चलना सीखे। उड़ने की कोशिश करेगा तो चलने के काबिल भी नहीं रहेगा। जी जी लशारी साहब, मैं समझाता हूँ इसे, आप फिक्र ना करें। ये जरा आतिफ को मेरे पास भेजना। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आतिफ, आओ बैठो। थैंक यू सर। आतिफ, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुमने बहुत ही तेजी से और बहुत ही थोड़े अरसे में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। तुम्हारा अंदाज तीखा और तुम्हारा कलम कारदार है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। सर बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। आतिफ, तुम एक पढ़े लिखे, बाशऊर और सुलझे हुए लड़के हो। मामलात की नज़ाकत को अच्छी तरह समझते हो और इस बात को भी बखूबी जानते हो कि जिस तरह हर शोबे में कुछ मसाइल होते हैं, उसी तरह जर्नलिज्म में भी कुछ बंदिशें और रुकावटें हैं। यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो सच नहीं सुनना चाहते। प्रिंट मीडिया इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि अखबारात अव्वल तो इतने कम रह गए हैं, और जो काम कर रहे हैं उन्हें अपनी बका का मसला दरपेश है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो आतिफ, मैं सीधी बात करूंगा। पिछले दिनों जो तुमने फुरकान लशारी पर कॉलम लिखा था, वो उसे नागवार गुजरा है।
तुम ऐसा करो, उसकी फेवर में आज कल में एक कॉलम लिख दो। हमने इसी मुल्क में रहना है और इस मुल्क में रहकर इस मुल्क की बासर कुव्वतों से टक्कर हम किसी सूरत में नहीं ले सकते। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यानी आप मुझे ज़मीर को सुला देने पर उकसा रहे हैं। फुरकान लाशारी के हवाले से मैंने जो कॉलम लिखा था वो मैंने यूं ही नहीं लिखा था, बाकायदा रिसर्च और मुकम्मल सबूत हासिल करने के बाद लिखा था। और सर, सहाफ़त मेरा काम है जो मैं किसी को खुश या नाराज़ करने के लिए नहीं करता, अपने दिल के इत्मीनान के लिए करता हूँ। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। बैठो, कहाँ जा रहे हो? देखो आतिफ, ईमानदारी अच्छी चीज़ है, लेकिन महज ईमानदारी के बलबूते पर ज़िंदगी के मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कहीं झुकना पड़ता है, कहीं बोलना पड़ता है और कहीं खामोश रहना पड़ता है। मसलहत पसंदी बददियानती नहीं बल्कि बेहतरीन हिकमत अमली है। सर, जब मैंने सहाफ़त में आने का फ़ैसला किया तो मैंने किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को अपना आइडियल नहीं बनाया, बल्कि मैंने उस शख्स को अपना आइडियल बनाया जो बज़ाहिर मनहनी जिस्म का मालिक था, लेकिन अपने इरादों में अटल और चट्टान की तरह मजबूत था। कम ज़रफ़ी और असूलों पर समझौता करना उसकी सरिश्त में नहीं था। वो एक ऐसा शख्स था जो चाहता तो ओछे हथकंडों से मुखालफिन को ज़ेर कर सकता था, लेकिन वो आला ज़र्फ़ था। उसने हमेशा ज़ाब्ते की सियासत की और असूलों की जंग लड़ी। वो अकेला होने के बावजूद दो मुहाज़ों पर बायाक वक्त लड़ा, लेकिन उसने कभी दामन पर बददियानती और दोगलेपन का छींटा नहीं पड़ने दिया। क्यों? क्योंकि वह नेहरू और गांधी की तरह मक्कार नहीं था, बदनीयत गोरों जैसा शातिर नहीं था, और वो कोई और नहीं, करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में बसने वाला मोहम्मद अली जिन्ना है। वो जिन्ना जिसने बायाक वक्त अंग्रेज़ों और हिंदुओं की मकारी को अपने जज्बा ईमानी और अपने आप पर गैर मुतज़लज़ल यकीन से ज़ेर किया। आतिफ, तुम किताबी बातें कर रहे हो और ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकी ज़िंदगी में इनका कोई अमल दखल नहीं है। और रही बात पाकिस्तान बनने की, वो एक मौजज़ा था, सो बन गया। क्या सर, पाकिस्तान बनना एक मौजज़ा था? मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पर जो पाकिस्तान के बनने को एक मौजज़ा कहकर अपनी कौमी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा लेते हैं। पाकिस्तान बनना एक मौजज़ा नहीं, बल्कि ये एक ऐसे शख्स की दिन रात और अनथक मेहनत का अल्टीमेट रिज़ल्ट है, जिसे कुछ नाकिबत अंदेश सिर्फ एक मौजज़ा कहकर बानिए पाकिस्तान की कोशिशों से नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। अगर ये एक महज मौजज़ा होता तो कायदे आज़म को हिंदुस्तान आने की ज़रूरत नहीं थी। वो वहीं बरतानिया में सुकून से रहते, एक लग्जरी लाइफ गुजारते और एक अलग वतन के लिए शब रोज़ मेहनत करके अपनी सेहत का बेड़ा गर्क न करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हिंदुस्तान आए, बेसर व सामान मुसलमानों का हाथ थामा, उनकी बेनूर आँखों में एक आज़ाद रियासत का ख्वाब सजाया और फिर उस ख्वाब को ताबीर देने के लिए अपने आराम व सुकून की परवाह किए बगैर दिन रात एक कर दिया। आपको पता है सर, मेरी तारीख़ पैदाइश 14 अगस्त है, पर मेरा 14 अगस्त को पैदा होना महज इत्तेफाक नहीं। मैं अपनी पैदाइश को अपने ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। क्या हुआ कॉलम निगार साहब, मूड कुछ खराब लग रहा है जनाब का। वही मसलहत पसंदी, समझौता, ताल्लुकात का रोना। यार वशमा, एक हम साफ़ी तो हैं जिनसे कौम सच की उम्मीद लगा कर बैठी है। अगर हम ही हकायक पर पर्दा डालकर सब अच्छा है कि गर्दान शुरू कर देंगे तो क्या बनेगा इस मुल्क? ये हम ही हैं जो इन बेहिस और करप्ट सियासतदानों को खेल खेलने नहीं देते। हमारे ही प्रेशर से ये थोड़ा बहुत डिलीवर कर जाते हैं। अगर हम भी अपनी आंखें बंद कर लें तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क को कौम का। आतिफ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इन मुफाद परस्तों के हजूम में 2-4 फर्ज शनास तो कर ही कर सकते हैं। हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हैं। अगर हम में से कोई कुछ करना भी चाहे तो ये तमाम बातें कुव्वतें आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं और फ़र्ज की राह में हाइल हो जाती हैं। लेकिन खैर, आप अपना दिमाग ना थकाएं। आपने पहले ही काम को इतना सर पर सवार किया हुआ है। काम तो बाकी भी करते हैं, लेकिन वो आपकी तरह जुनूनी नहीं है। वशमा, ये जुनून ही तो है जो इंसानों से ऐसे ऐसे काम करवा लेता है जिन्हें आम हालात में करने के लिए मावराई कुव्वतें दरकार होती हैं। जनाब, ये वही सहाफ़ी है जो आजकल आपके बारे में तहकीकात कर रहा है और कॉलम वगैरह लिख रहा है।
अच्छा तो तुम हो आतिफ चौधरी, बड़ा हवाओं में उड़ रहे हो आजकल। एक बात जहन में अच्छी तरह बिठा लो, बहुत आए तुम जैसे, लेकिन अब उनका कोई नाम भी नहीं जानता। बाज आ जाओ आतिफ चौधरी और मेरे बारे में सुनगुन लेना छोड़ दो। अपने हाल पर रहम करो, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी मुश्किल ना बनाओ। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं करप्ट और आवाम के ख़जाने पर हाथ साफ करने वालों को बेनकाब करना छोड़ दूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है लाशारी साहब। मुकद्दस गाय का रूप धारे जो भेड़ें मेरी मट्टी पर बेमुहार दंदनाती फिर रही हैं, उन्हें सामने लाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। फिर वो चाहे आप हों कोई दूसरा तीसरा, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। और धमकियां आप उन सहाफ़ियों को दें जो आपका नमक खाते हैं। शायद वो आपकी धमकियों से डर भी जाएं, लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि मैं उन सहाफ़ियों में से नहीं हूँ। खैर, आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें। चलता हूँ। आतिफ, आपको एडिटर साहब बुला रहे हैं। आतिफ, जी प्लीज़ आतिफ, आप अपने आप को तकलीफ़ों में मत झोंकें। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि आपके वजूद के साथ किसी का आराम और सुकून जुड़ा है। आप हंसते हैं तो कोई खुशी से खिल उठता है, और आप परेशान हो तो किसी का जीना भी उसके लिए अजियत बन जाता है। हाँ आतिफ, कोई ऐसा है जो आपकी मोहब्बत के एवज़ अपनी सांसें अपने रब के पास गिरवी रखवा चुका है। ये क्या बकवास है आतिफ? क्या सर? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम फुरकान लशारी के जिस स्कैंडल को सामने ला रहे हो, जानते भी हो उसके नताइज सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरी अखबार को भुगतना पड़ सकते हैं। जानते हो अगर ये अखबार बंद हो गया तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने लोगों का रोजगार जुड़ा इस अखबार के साथ। तुम्हारा क्या है? तुम तो अपने बाप दादा की जागीर संभाल लोगे, ये गरीब कहाँ जाएंगे बताओ? सर, ऐसा मैंने क्या गलत लिख दिया है? सर, जिस सड़क की फुरकान लशारी ने हुकूमत से ग्रांट मंजूर करवाई थी, मैं खुद वहाँ पे विजिट करके आया हूँ। वहाँ पे पक्की सड़क तो क्या, कोई कच्ची गली भी नहीं है। बुलंदो वाला पहाड़ हैं जिसपे इंसान तो क्या, गधे और खच्चर भी नहीं चल सकते। ये तुम्हारा और मेरा मसला नहीं है आतिफ, ये हुकूमत और हुकूमती अरकान का मसला है। वो खुद निमट लेंगे इससे। तुम फौरन इस मामले से दस्तबरदार हो जाओ। तुम मेरे अखबार के एक होनहार जर्नलिस्ट हो और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई ऐसा इकदाम उठाना पड़े जो बाद में हम सब के लिए तकलीफ का बायस हो। सर, फुरकान लशारी की जगह अगर मेरे वालिद साहब भी होते ना तो मैं तब भी अपने काम से पीछे नहीं हटता। ये मेरा काम है सर, आप मुझे मेरा काम करने दें। और हाँ, ये स्कैंडल मैंने आपके प्लेटफॉर्म से उठाया है और इसे अब आपने ही ऑन करना है। आतिफ आतिफ आतिफ! मिनिस्टर साहब अभी मीटिंग में मसरूफ हैं, बाद में कॉल कीजिएगा। आतिफ, बहुत ही अच्छा काम किया आपने और मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ। लें चाय लेना आप प्लीज़। सर, आप जहाँ भी अच्छा काम करें और नेक इरादे के साथ करें तो आपको ज़रूर पजीराई मिलती है और साथ साथ अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। बस मैं चाहता हूँ कि आप हमारे हल्का ख़ास में शामिल हो जाएं ताकि हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो सके। और वैसे भी आप जानते हैं कि लशारी के बाद वजारत तो मुझे ही मिलनी है और होगा तो वही जो मैं चाहूँगा। सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। जनाब, आप मेरे लिए कुछ कर दीजिएगा और मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा। सर, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस काम की तवक्को आप मुझसे ना रखें, क्योंकि मेरे मुल्क और इसकी आवाम का जो भी दुश्मन है वो मेरा दोस्त कभी नहीं हो सकता। चलता हूँ सर। सर अगर आप कहें तो। आतिफ, आपको पता है वो फुरकान लाशारी वाला स्कैंडल वजीर आजम तक पहुंच गया है और उन्होंने लाशारी को वजारत से भी हटा दिया है। और यही नहीं बल्कि उसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। और आतिफ, यही नहीं बल्कि वजीर आजम साहब ने खुद एडिटर साहब को कॉल करके आपकी और अखबार की बहुत तारीफ की है। हेलो सर। आओ बैठो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। तुमने हम सब का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तुमने अपनी हिम्मत और अज़म से ना सिर्फ मुझे बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया। यकीनन तुम्हारे नक्शे कदम पर चलते हुए और भी बहुत सारे लोग आएंगे जो ईमानदारी और हुब्बुल वतनी को अपना शियार, कायदे आज़म को अपना आइडियल
اور ان کے نظریے کو اپنا نظریہ تسلیم کریں گے. اور ہاں، چونکہ کل 14 اگست ہے، آفس میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی اور تم اس پارٹی کے چیف گیسٹ ہو. بہت شکریہ سر، لیکن میں یہ پارٹی اٹینڈ نہیں کر پاؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست کا دن میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور میں یہ خاص دن اپنے والد صاحب کے ساتھ منانا چاہتا ہوں، اور مجھے آفس سے 2 دن کی چھٹی چاہیے. اوہ، تم اس پارٹی میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن بہرحال تمہیں آفس کی طرف سے 4 دن کی چھٹی دی جاتی ہے. تھینک یو سر. کالے پتر دھیان سے چنڈیا لگا اور کم پڑ جائیں تو بازار چلا جائیں، وہاں سے اور لے آئیں. کل آزادی کا دن بھی ہے اور عاطف پتر کی سالگرہ کا دن بھی ہے، خوب منائیں گے، انجوائے کریں گے. السلام علیکم ابو جی. ہاں بھی عاطف پتر کدھر جا رہے ہو؟ جی ابو، وہ بازار تک جا رہا ہوں. میرا بیٹا بہت بہادر، ایماندار اور حب الوطنی کے جذبے سے بھرا ہوا انسان تھا. وہ شیروں کی طرح جیا ہے اور شیروں کی طرح ہی سینے پہ گولی کھائی. مجھے اپنے پتر پر فخر ہے. قوم کا بیٹا صرف وہی نہیں ہوتا کہ جس کے مرنے پر اسے 21 توپوں کی سلامی دی جائے، بلکہ ہر وہ جوان قوم کا بیٹا ہے جو عاطف کی طرح ملک و قوم کے وقار پر ایک ذرا سی بھی آنچ نہ آنے دے. میں خوش نصیب ہوں جو اللہ نے مجھے عاطف جیسا پتر عطا کیا. عاطف جیسے پتر ہر ماں باپ کی قسمت میں نہیں ہوتے. اس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. میں مایوس نہیں ہوں، اور بھی عاطف پیدا ہوں گے جو اپنے حصے کے چراغ جلاتے رہیں گے اور ہمارا ملک ان روشنیوں میں جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ.